हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं हमारा यूजीसी नेट का 2020 का पेपर भाई। ठीक है, यानी आपको पता है हम 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं, यानी हिंदी साहित्य के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम सभी करेंगे 2024 तक। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन ये रहेगा भाई। और इससे पहले मैंने 44 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी, ये अपनी 45वीं क्लास रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है भाई, जो नीचे शब्द दे रखे हैं उनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो काज, आखर, कान, वायु। तो काज भी तद्भव है, आखर भी तद्भव है, कान भी तद्भव है, लेकिन वायु जो है वो भाई तत्सम शब्द है। क्या भाई, तत्सम शब्द है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। देखो नीचे इसका दे रखा है पूरा का पूरा सारांश, वो हम करते रहेंगे साथ के साथ, जिससे आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाए। दिए गए विकल्पों में से वायु तद्भव शब्द न होकर तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, जबकि कान, काज और आखर तद्भव शब्द है। इनके तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। कान का क्या होगा, करण। काम, काज का कार्य। ठीक है, आखर का अक्षर। ये क्या है, हमारे तत्सम शब्द है। और ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं भाई तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं। ठीक है भाई, जो यौगिक शब्द है हमें वो बताना है। ठीक है, तो जलद, नाम, कान, पर। जो जलद है वो हमारा यौगिक शब्द है भाई। क्या है, यौगिक शब्द है, क्योंकि जलद के टुकड़े हो सकते हैं जल प्लस में द। जल का मतलब पानी और दे को देने वाला, यानी दोनों के क्या है, सार्थक अर्थ निकलते हैं। लेकिन नाम है, अगर हम ना और मैं का टुकड़ा करेंगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, रूढ़ शब्द है भाई। ठीक है, अब इसका सारांश देखते हैं। उपयुक्त पर्सन का सही विकल्प जलद होगा। जलद, जल, पानी प्लस में द। ठीक है, जल का मतलब पानी, द को देने वाला शब्द से मिलकर बना है, अतः यौगिक शब्द है। जबकि नाक, कान और पर रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला तीसरा क्वेश्चन रहेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है भाई, आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती वो हमें बतानी है। अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो अरबी भाषा जो है आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती भाई। और विकल्प में दी गई भाषाओं में जो अरबी भाषा है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, प्रति श्यामी भाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, श्यामी के अंतर्गत आती है। जबकि लैटिन, यूनानी और फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। जो तारीख है वो निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है, पोर्चुगीज का, अरबी का, तुर्की का या हिंदी का। तो भाई अरबी भाषा का तारीख क्या है, मूल शब्द रहेगा। तारीख शब्द क्या है, अरबी भाषा का है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि क्या है, ये अरबी भाषा के अन्य शब्द है। जबकि पेरू, पादरी और पुर्तगाली भाषा के उर्दू, तोप, तमगा जैसे शब्द तुर्की भाषा के शब्द रहेंगे भाई। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनके अनुसार नाथों की संख्या कितनी है, 10, 9, 8 या 7 भी। तो 9 है नाथों की संख्या रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथों के नाम क्रमशः इस प्रकार है, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये क्या है, हमारे 9 नाथ है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, नगर बाहरी डोभी, तोहरी कुटिया छई
छोई जाई सो ब्रहा नाड़िया उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ भी किसकी रहेगी, ये हमें बताना है। तो किसकी है? सरप्पा की, कनप्पा की है, लुइपा की है, डोम्बिपा की है। तो नगर बाहरी डोबी तोहरी कुड़िया सही छोई जाई सो ब्रहा नाड़ी उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो कनप्पा की ये रहेगी। किसकी रहेगी भाई? कनप्पा की ये रहेगी। तो है भाई प्रश्न में दी गई पंक्ति नगर बाहरी डोबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो ब्रहा नाड़िया सिद्ध कनप्पा की है, जबकि सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। लुइपा और डोम्बिपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं भाई। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्रव्यशा काव्य के रचयिता है। तो पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य, मेरुतुंग या विद्याधर। तो हेमचंद्र जी क्या है? द्रव्यशय के रचयिता रहेंगे भाई। तो इसका सार देखते हैं। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार द्रव्यशय काव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल नामक चरित्र एक प्राकृत काव्य भी लिखा था। क्या भाई? हेमचंद्र का कौन सा एक और है? कुमारपाल चरित्र। इनका ही क्या है? एक प्राकृत काव्य है। जबकि पुष्पदंत जी हैं, इन्होंने अपभ्रंश के कवि है। जो पुष्पदंत जी हैं वो क्या है? अपभ्रंश के कवि है। इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। किसको भाई? हमारे पुष्पदंत को। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। जो मेरुतुंग जी है इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। ये रहे जैनाचार्य मेरुतुंग। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पैंगल सूत्र में मिलते हैं। क्या भाई? जो विद्याधर जी हैं, ये रहे विद्याधर, उनके जो पद है वो प्राकृत पैंगल सूत्र में मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? क्या भाई? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ये क्या है? नामकरण है भाई। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? तो अब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या गणपति चंद्र गुप्त ने। तो भाई जो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये नाम सुझाया है, क्योंकि इन्होंने 11 प्रकार से क्या है? काल नामकरण किया है अपने साहित्य में। द मॉडर्न कलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो भाई हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया है। अतः उचित उत्तर क्या है? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? ठीक है भाई। निबंध की तात्विक विशेषता कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। तो अनविति है, विचारात्मकता है, संवादात्मकता या आत्मव्यंजनकता। तो संवाददाता क्या है? निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। ठीक है। बल्कि ये क्या है? नाटक की विशेषता है। जबकि अनविति, विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता निबंध की तात्विक विशेषता है, क्योंकि संवाद तो क्या है भाई? हमारे नाटक में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिशंकु के नाटककार, जो त्रिशंकु है उसके नाटककार कौन है? ठीक है। त्रिशंकु क्या है? एक नाटक है और उसके नाटककार हमें बताना है। मुद्रा राक्षस, ब्रजमोहन शाह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। तो त्रिशंकु के जो ब्रजमोहन शाह है वो क्या है? नाटककार हैं। त्रिशंकु नाटक के नाटककार ब्रजमोहन शाह है। त्रिशंकु एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट की है। ठीक है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का
ठीक है। जो मुद्रा राक्षसी है इनका तिल चट्टा क्या है, एक नाटक है। रस गंधर्व मणि मधुकर का, ठीक है, जो रस गंधर्व नाटक है वो मणि मधुकर का है। और देवयानी का कहना, ये रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है भाई। क्या भाई, देवयानी का कहना, ये क्या है कि नाटक है और किसका, रमेश बख्शी जी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है भाई, ललित निबंधकार नहीं है वो हमें बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ रॉय। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, ललित निबंधकार नहीं है भाई। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ रॉय ललित निबंधकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल, कुटुज, आलोक पर्व आदि प्रमुख है। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में चितवन की छाँ, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी के चितवन की छाँ, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन आदि तथा कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, गदमादन, विषाद योग, निषाद बासरी आदि प्रमुख ललित निबंध हैं। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का क्या है, संग्रह है चिंतामणि, जिसमें मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध शामिल है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 12वां, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। क्या भाई, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र रहेंगे, ये हमें बताना है। तो भाई किस उपन्यास के पात्र है, भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या परीक्षा गुरु। तो लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल क्या है, रहस्य कथा के क्या है, पात्र रहेंगे भाई। नहीं भाई, ये परीक्षा गुरु के हैं, सॉरी, परीक्षा गुरु के पात्र रहेंगे। ठीक है। लाला ब्रज किशोर एवं मुंशी चुन्नीलाल लाला श्री रामवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसके क्या है, ये पात्र है भाई। भाग्यवती 1877 में सरदाराम फिल्लोरी का है, एवं नूतन ब्रह्मचारी 1886 का, तथा रहस्य कथा 1879 का उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगला क्वेश्चन है 13वां, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। क्या भाई, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है, वो हमें बताना है। दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियाँ एक समुंदर, वेदी। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, सात नदियाँ एक समुंदर में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है। और ये भाई देखते हैं, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण नासिरा शर्मा के उपन्यास सात नदियाँ एक समुंदर में किया गया है। जो सात नदियाँ एक समुंदर हैं वो नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है। वेदिन उपन्यास के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा है। जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का है, जो लाल पसीना वो अभिमन्यु अनंत का है। वेदिन किसके हैं, निर्मल वर्मा के। दूसरी तरफ है वो महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है सीताहरण। क्या भाई, सीताहरण तात जनी केहू पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानंद जाई। तो उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है भाई, ध्वनि पूछिए इसमें। ठीक है। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि या अलंकार ध्वनि। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है भाई इसमें। ठीक है, देखते हैं। सीताहरण तात जनी कही पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानंद जाई। पंक्ति में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, लक्षणा और मूलक ध्वनि। ठीक है, पहली तो है लक्षणा मूलक ध्वनि, अभिधा मूलक ध्वनि। फिर लक्षणा मूलक के दो भेद है। जो लक्षणा मूलक है, ठीक है, उसके दो भेद है। कौन कौन से, अर्थांतर
संक्रमित वाच्य ध्वनि, ठीक है, और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ये लक्षणामूलक ध्वनि के क्या है, दो भेद है भाई, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जहाँ वाच्यार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता वहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ को बोध करवाता है, अर्थात जब वाच्यार्थ अर्थांतर में संक्रमित हो जाए उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उपयुक्त कथन किसका है? क्या भाई देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। और उपयुक्त कथन हमें बताना किसका है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है। देखते हैं आगे 15वां क्वेश्चन है। तो जो हमारा देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्रकृति दृश्य से लिया गया। क्या भाई काव्य में जो प्रकृति दृश्य है वो निबंध में चिंतामणि भाग 2 में है, उसमें से ये पंक्तियां ली गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंध, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है प्रसिद्ध निबंधों में संपत्ति शास्त्र, रस रंजन, ठीक है, और श्याम सुंदर दास के निबंध में साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ये ललित निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, कुटुज, आलोक पर्व आदि है। ठीक है, जो संपत्ति शास्त्र है और रस रंजन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है भाई, ठीक है, और जो निबंधों ये है समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ये है श्याम सुंदर दास के निबंध, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटुज और आलोक पर्व। अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, जो गलत है वो हमें बताना है। यानी अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। बिल्कुल ठीक है भाई। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है, ये भी ठीक है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है, ये बिल्कुल ठीक है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ये क्या है, गलत है। तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं आगे, दिए गए विकल्पों में से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, यह कथन सही नहीं है, जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है तथा प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। कथन पूर्णतः सत्य है जो अरस्तु और प्लेटो के दार्शनिक विचारों से मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब की बार हमें क्या बताना है, सही बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन है, ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, सैमुअल टेलर कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का एक महत्वपूर्ण कारण था, ये भी क्या है, गलत है भाई। कोलरिज के अनुसार किसी कला कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। कल्पना को कोलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, केवल आ गया ना यहाँ पे, वैगे से भी नेगेटिव हो गया, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती, तो ये भी क्या है, गलत है। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखते हैं
कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कथन क्या है? बिल्कुल सही है। जबकि अन्य विकल्पों का कोलरिज की साहित्य एवं कला संबंधी मान्यताओं से मेल नहीं हो रहा। ध्यातव्य की बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की प्रसिद्ध कृति है, इसमें कई मान्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां भाई, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? ठीक है भाई, तो देखते हैं अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा या लोकतंत्र। तो भाई अलग मतदाता सूची पर क्या था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। ठीक है, अगला आगे है भाई, अलग मतदाता सूची पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचित प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए स्थायी दासता का रूप ले लेगा। जबकि अम्बेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसके राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। अन्य दिए गए विकल्प असंगत है भाई। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? क्या भाई उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, वो हमें बताना है। तो विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन और स्थानीयता। जो केंद्रवाद है वो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है भाई। विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता ये क्या है? उत्तर आधुनिकता के तत्व रहेंगे। देखते हैं, केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। आधुनिकता का अलग चरण उत्तर आधुनिकता है, जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रीयवर्ती रूप नहीं बना या बन सका, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है। इसमें साहित्य, संस्कृत, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है। इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनचित्रता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक के साथ हुआ था? भाई ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफी बार पेपर में आता है। तो बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश या किशोर दास वाजपेयी। तो बाल मुकुंद गुप्त के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनचित्रता शब्द संबंधित विवाद था भाई। तो देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनचित्रता शब्द संबंधी विवाद बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। क्या भी भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभू के चिट्ठे से है। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक होती है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंध में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख हैं। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। जो किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, इनको हिंदी का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय हैं। उनके ग्रंथों में ब्रज भाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख है। जबकि पद्म सिंह शर्मा, कमलेश्वर ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? ठीक है, तो प्रतिकूल है वो बताना है, हमें अनुकूल नहीं बतानी। तो सबहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्कर, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता।
तो इतिहास चक्र है वो क्या है, मार्क्सवाद के प्रतिकूल विचारधारा है भाई। दिए गए विकल्पों में इतिहास चक्र की अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जबकि सवहारा का अधिकात्य वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। ध्यातव्य है कि मार्क्सवाद एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है। क्या भाई, सतपुड़ा के जंगल में जो 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 गोंड जाति है वो किन को पालकर बैठे है, ये हमें बताना। मुर्गे और तीतर, हिरन और मुर्गाबी, भेड़ और बकरी, गधे और ऊंट। तो भाई मुर्गे और तीतर को पालकर बैठी है गोंड जाति। तो दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, दूसरे सप्तक के कौन कवि हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कि प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पालकर बैठी है। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पश्यंती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके अन्य काव्य ग्रंथ है। शेष विकल्प क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां। ठीक है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। कहाँ पे, रामचरितमानस के उत्तरकांड में की बात हो रही है भाई। तो श्याम सुंदर दास ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या मलय जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है भाई, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास है। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। ठीक है, जो हमारे श्याम सुंदर दास जी है उन्होंने कबीर ग्रंथावली का क्या किया भी, संपादन किया है। इनके ग्रंथों में हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन आदि प्रमुख है। आगे है भी, रामस्वरूप चतुर्वेदी के प्रमुख रचना में कामायनी का पूर्ण मूल्यांकन, हिंदी नवलेखन, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा आदि प्रमुख है। मलय की प्रमुख कृतियों में जख्म पर धूल, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख है। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 24वां। गोरी सोबे सेज प्रमुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो के किस संदर्भ में कहा गया है। तो अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, या अपने प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने ये दोहा कहा था भाई। ये गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो कर आपने रेन भई चहुदेश। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गोरे सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो कर आपने रेन भई चहुदेश। यह दोहा अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे। उनका परलोकवास खुसरो के लिए आघात समान था। अन्य प्रदत्त विकल्प असंगत है जिनका इस संदर्भ में कोई साम्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे आदर्शवादी मन। क्या है भाई, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचना, या असमंजस की स्थिति, या आत्म मंथन। तो भाई असमंजस की स्थिति है इन पंक्तियों में भी। एक आगे देखते हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या किया। तो इन पंक्तियों के आधार पर असमंजस की स्थिति वाला प्रदत्त विकल्प मेल नहीं खा रहा, जबकि स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचना एवं आत्म मंथन के भाव उपयुक्त कविता से संबंधित हो रहे हैं। भाई नहीं है, पूछा था यहाँ पे भाई। तो अगला क्वेश्चन है 26वां। यदि श्रद्धा और मनु
अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? क्या भाई? यदि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमान्य और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का या जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो देखते हैं भाई किसका है ये कथन। तो भाई ये हमारे जयशंकर प्रसाद का है कथन। तो कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन, यदि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो यदि श्रद्धा और मनो अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। जयशंकर प्रसाद का है ये, जिसे उन्होंने कामायनी की भूमिका में लिखा है। ठीक है, और आप सभी को पता है जो कामायनी वो जयशंकर प्रसाद जी का है भाई रचना है। तो कामायनी एक पूर्ण विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध की है, सुमित्रा नंदन पंत नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन 27वां। साधो देखो जग बुराना, सच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहना रहमाना। आपस में दहुलड़ मरतु, है मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ठीक है, क्या भाई? साधो देखो जग बुराना, सच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। ठीक है, आपस में दहू लड़े मरतु, है मरम कोई नहीं जाना। तो ये भी पंक्तियां किसके? कबीरदास की। पहली बात तो ये है। तो इसमें क्या संदेश नहीं है कबीरदास का, वो हमें बताना है। धार्मिक असहिष्णुता, साम्प्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एक ईश्वर की प्रतिष्ठा। तो धार्मिक असहिष्णुता क्या है? ये कबीरदास जी का संदेश नहीं है भाई। तो पहला क्वेश्चन पे है, साधो देखो जग बुराना, सच कहो तो मार धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु, मरम कोई नहीं जाना। तो इन पंक्तियों में धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं है, जबकि धार्मिकता, सद्भाव, सांप्रदायिकता, सौहार्द और एक ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा का संदेश उपयुक्त पंक्तियों में मौजूद है। कबीर क्या थे? निर्गुण भक्त धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि है। इनकी रचना साखी शब्द और रमेनी है, जिसे धर्मदास ने बीजक नाम से संपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, करम बेबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जो करम बेबी और सरफराज है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं वो हमें बताना है। तो जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछड़ी हुई, यारों के यार। तो जिंदगी नामा के क्या है? ये पात्र रहेंगे करम बेबी और सरफराज के। तो करम बेबी और सरफराज नामक पात्र क्या है? जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं, जिसकी रचना कृष्णा सोबती ने 1979 ईस्वी में की, जबकि डार से बिछड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों की याद भी कृष्णा सोबती की रचनाएं रहेंगी भी। अगला है क्वेश्चन, मानस का हंस। जो मानस का हंस है वो उपन्यास के पात्र नहीं है। ठीक है, जो मानस का हंस है भाई अमृतलाल नागर जी का, इस उपन्यास के कौन कौन से पात्र नहीं हैं वो हमें बताना है। तो बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू है भाई, वीरपाल सिंह जानवी ये नहीं है, नंददास शिवचरण वैद ये भी है भाई। तो वीरपाल सिंह जानवी पात्र युगम अमृतलाल नागर के उपन्यास मानक हंस से संबंधित नहीं है। क्या भाई? वीरपाल सिंह जानवी। तो जबकि बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास शिवचरण वैद मानस का हंस के पात्र है, जो उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के, क्या भाई? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो राग दरबारी में आधा गांव में जल टूटता है, गली आगे मुड़ती है। तो राग दरबारी में क्या है? शिवपालगंज की कथा क्या है इसमें है भाई। तो राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल
उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है ये। कौन सा? राग दरबारी। जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव की कहानी है। ठीक है, आधा गांव में कौन सा, जो आधा गांव है उसमें कौन सा गांव आया हुआ है? गंगोली गांव वहाँ है, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की थी। गली आगे मुड़ती है उपन्यास शिव प्रसाद सिंह की कृति है। या भी जो गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की कृति है। और जड़ टूटता हुआ उपन्यास रामदर्श मिश्र जी का है। अगला है क्वेश्चन 31वां। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष या तिरछी बौछार। तो ए ऑप्शन अपना ठीक है, आपका बंटी। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक आपका बंटी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी लेखिका प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार मन्नू भंडारी है। तिरछी बौछार 1984 का उपन्यास भाई मंजुल भगत जी का है। ठीक है, तथा एवं टूटता हुआ इंद्रधनुष मंजुल भगत का ही कहानी संग्रह है। ठीक है भाई, टूटता हुआ इंद्रधनुष ये मंजुल भगत का ही कहानी संग्रह है भाई। ठीक है, और तिरछी बौछार क्या है? उपन्यास है मंजुल भगत जी का। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र। जो प्रेमचंद्र जी है उससे उन्होंने जो प्रायश्चित कहानी लिखी है उसके पात्र पूछे हैं, कौन कौन से हैं? तो सुबोध चंद्र और मदारी लाल, यही है भाई इनके कहानी के पात्र, सुबोध चंद्र और मदारी लाल। गंगी और मैकुन नहीं है, करुणा और प्रकाश भी नहीं है, श्यामा और धर्मदास भी नहीं है। तो प्रेमचंद्र की प्रायश्चित कहानी के पात्र सुबोध चंद्र और मदारी लाल है। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियों में नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोजा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा कफन आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है 33वां। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ठीक भाई, स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें जो स्कंदगुप्त है, ठीक है, उसके उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं है वो हमें बताना है। तो गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम, ये है भाई। भोग विलास के प्रति वितृष्णा, ये भी है। विमाता का षड्यंत्र, ये भी है भाई। और शास्त्र धर्म का अभाव, ये नहीं है। तो शास्त्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में नहीं आता। जबकि गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र उसके उदासीन होने के कारण में से थे। या ज्ञात हो कि स्कंदगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 34वां। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? ठीक है भाई, क्या भाई सिंदूर की होली, ठीक है, ये क्या एक नाटक है। तो उसमें किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवत सिंह। तो मनोज शंकर ने पकड़ा था। सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संबंध उपयुक्त कथन से नहीं है, अतः विकल्प में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली, जो सिंदूर की होली है उसके लेखक कौन है? नाटक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। के पात्र मनोज शंकर की तर्क संगतता है। यह मिश्र जी का प्रसिद्ध समस्या नाटक है। कौन सा? सिंदूर की होली। इनके अन्य प्रमुख समस्या नाटकों में राक्षस का मंदिर आता है जो 1931 में प्रकाशित हुआ था, सन्यासी आता जो 1930 में प्रकाशित हुआ था, मुक्ति का रहस्य 1932 में प्रकाशित हुआ था, और या राजयोग 1933 में प्रकाशित हुआ था, आधी रात 1934 में प्रकाशित हुआ था, आदि ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां। उन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में
कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो देखते हैं, तो ये भाई उपेंद्र नाथ अश्क जी के विषय में किया है। जगदीश चंद्र माथुर ने नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क के संदर्भ में कहा है कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। राम कुमार वर्मा प्रसाद उत्तर नाटककार है, जिनके प्रमुख नाटककारों में कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व का नाम लिया जा सकता है। नाटक अन्य प्रसाद उत्तर नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ ध्वज, मत्स्य राज, विस्ता की लहर आदि नाम आता है, जबकि समकालीन नाटकों में प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर के हैं। युगे युगे, क्रांति, टूटते प्रवेश, कुहासा और किरण, सफेद कमल आदि प्रमुख नाटक है। इनका डॉक्टर नाटक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर का। आगे है समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक। क्या भी समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है? तो द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य। जो एक और द्रोणाचार्य है उसमें क्या दो समांतर कथा क्या है आपस में चलती है भाई, ठीक है। तो देखते हैं सार, समानांतर कथा प्रसंगों के लेकर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य है, जिसका नाटककार शंकर शेष है। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद, उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का, ठीक है। जो द्रौपदी नाटक है वो सुरेंद्र वर्मा का है, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है, आठवां सर्ग भी सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37वां, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ठीक है, तो जीवनी किसकी है भाई ये बताना हमें। तो बंकिम चंद्र की है, रविंद्रनाथ टैगोर की है, शरद चंद्र जी की है, भूदेव मुखोपाध्याय की है। तो शरद चंद्र जी की जीवनी रहेगी। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। अन्य दिए गए रचनाकार में बांग्ला साहित्य के हैं बंकिम चंद्र अपने उपन्यास आनंद मठ एवं रविंद्रनाथ टैगोर धरे बायरे चोखरे बाली उपन्यास एवं अंडरिया बिन में भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ठीक है भाई, कयामत का वर्णन किस में है भाई? तो अखरावट में, पद्मावत में, आखिरी कलाम में या मधुमालती में? तो आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है भाई। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत के वर्णन से संबंधित रचना माना है, जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई तथा मंजनकृत मधुमालती। तो मधुमालती किसकी है? मंजन की है भाई, ठीक है। मधुमालती में मधुमालती और मनोहर और प्रेमा और तारा के प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें भाई? मधुमालती में। जो मंजन की है उसे मधुमालती है और एक तरफ प्रेमा और तारा के प्रेम कथा जो उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वर्ण रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की है? नंदुलाल वाजपेयी की है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की, नामवर सिंह की है या दूधनाथ सिंह की है? तो देखते हैं भाई किसकी है इसमें। तो ये भी
प्रसिद्ध आलोचना रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आलोचक ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वर्ण रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है कहा है। इन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये किसके? नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। नामवर सिंह की कृति कौन सी है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। क्या भाई? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ठीक है। छायावाद, नामवर सिंह के इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान आदि प्रमुख है। दूधनाथ सिंह का प्रसिद्ध आलोच्य कृतियों में निराला, आत्महंता, आस्था, महादेवी आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है 40वां। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रास्ट थे, बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसर के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, ये भी ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये क्या है? गलत है भाई। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या अपना गलत है और यही अपने आंसर का, यही अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये क्या है? गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रास्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ये सभी क्या कथन बिल्कुल ठीक है। 41वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। ठीक है, तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो च है और ज है। च छ ज झ है, ये क्या है? तालव्य वर्ण आएंगे। तो च और ज है, त नहीं है, त नहीं है और ट नहीं है। तो दिए गए, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। दिए गए वर्णों में च ज तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, जबकि त दंत्य वर्ण है, इसके अंतर्गत आता है, और ट मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है। और जिस भी बच्चे ने अगर ये क्लास देखनी है हमारी उच्चारण वाली, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं और ट्रिक से करवा रखा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। हिंदी व्याकरण की क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है भाई। तो अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है अपना। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो क्या सुझाव दिए गए हैं ये हमें बताना है भाई। तो हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है, बिल्कुल ठीक है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, ये क्या है? गलत है। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक है। तो 1, 2, 3 आ गया, यहाँ पे गलत है। 1, 2, 4 भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ये राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार है। और अगर किसी को भाई ये आयोग वाली क्लास देखनी है, अनुच्छेद वाली और आयोग वाली, तो इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये नीचे भी आ गए हैं, ये देख लेते हैं एक बार। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार दिए गए सुझाव में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये शामिल है। जबकि भारतीय सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाइए, क्या है भाई? गलत है, जिसे राजभाषा आयोग 1955 ने कभी नहीं सुझाया था। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है भाई। जगदीश चंद्र माथुर है, उनके नाटकों के मुख्य स्वर क्या है ये हमें बताने हैं। तो प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्या का प्रकाशन, बिल्कुल ठीक है। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, ये क्या है? गलत है। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को
आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन करना, ये क्या है, गलत है। तो 1 और 2 क्या है, 1 और 3 ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं आगे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर में प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन एवं रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना शामिल है। अगला क्वेश्चन है 44वां। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है। ठीक है भाई, अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं वो हमें बतानी है। तो देखते हैं। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, बिल्कुल ठीक है भाई। ये बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में बात हो रही है भाई यहाँ पर, ठीक है। इनमें उक्ति वैचित्य का नितांत अभाव था, ये क्या है, गलत है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा गलत है, जिसमें 3 है उसको काट देते हैं। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे एवं इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। जबकि उक्त वैचित्य के नितांत अभाव की बात का संबंध शुक्ल के कथन से नहीं है। अगला क्वेश्चन है। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं हैं, सही है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं। 2 जातियाँ संस्कृत की टकरार, क्या भाई, दो जातीय संस्कृतियों की टकरार, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति की तलाश, गलत है। परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, गलत है। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, ये क्या है, ठीक है। क्या भाई, 2 जातीय संस्कृतियों की टकरार थे इसमें, किसमें, पुनर्जागरण में। और भाई मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज थी, तो पहला और चौथा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है भाई, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं, ठीक है। तो वो हमें बताना है। मुर्दों का गाँव नहीं है, ठुमरी है, कर्मनाशा की हार नहीं है भाई, आदिम रात्रि की महक, ये दोनों है भाई। तो 2 और 4 ये है, 2 और 4 सी ऑप्शन में है, ये दोनों है भाई। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक इनकी रचना है, कहानियाँ हैं फणीश्वर नाथ रेणु के भाई। देखते हैं आगे। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठुमरी और आदिम रात्रि की महक है, जबकि कर्मनाशा की हार किसकी है, शिव प्रसाद सिंह की है। एवं मुर्दों का गाँव किसकी है, धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं, ये जो यशपाल है, ठीक है, उनकी जो पर्दा कहानी है उसके पात्र हमें बतानी है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। हरगोबिंद नहीं है भाई, बब्बर अली खां ये है, चौधरी पीर बख्श ये भी है, जुम्मन शेख नहीं है। तो 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 हमारा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यशपाल की पर्दा कहानी के क्या है, पात्र हैं बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। यशपाल की चर्चित कहानी पर्दा के पात्र बब्बर अली खां एवं चौधरी पीर बख्श हैं, जबकि शेख जुम्मन प्रेमचंद्र की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है एवं हरगोबिंद फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संवेदिया का पात्र है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तक है, ठीक है। टी.एस. इलियट की कौन कौन सी पुस्तक है वो हमें बतानी है। साइंस एंड पोइट्री नहीं, द सैक्रिट्यूड है भाई। द मेकिंग ऑफ लिटरेचर ये नहीं है, द वेस्टलैंड ये भी है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा ये हमारा ठीक रहेगा, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। अभी द सैक्रेड वुड एंड द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं, जबकि साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड का ग्रंथ है एवं द मेकिंग ऑफ लिटरेचर स्कॉट जेम्स आर ए का ग्रंथ रहेगा। आगे है। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम बताना है। जो आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं उनके ग्रंथों के कौन कौन से नाम हैं वो हमें बताने हैं।
तो व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित्र, कवि कंठाभरण, संवृत तिलक। तो भाई कवि कंठाभरण शेमेंद्र का है और संवृत तिलक ये भी इन्हीं का है। तो 3 और 4 इनके रहेंगे, यानी डी ऑप्शन अपना ठीक है। तो आचार्य शेमेंद्र के ग्रंथ कवि कंठाभरण एवं सुवृत तिलक है, जबकि व्यक्ति विवेक, जो व्यक्ति विवेक है ये किसका है? महिम भट्ट का आलोचना ग्रंथ है। व्यक्ति विवेक किसका? महिम भट्ट का आलोचना ग्रंथ है। और 10 कुमार चरित्र किसका है? दंडी जी का है। जो 10 कुमार चरित्र है वो किसका? दंडी जी का है। शेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित्र आदि ग्रंथ प्रमुख है भाई। अगला क्वेश्चन है 50वां। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। मार्क्सवाद दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन हमें बताने हैं। तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मानव समाज, दूसरा है मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवादी होगी, ये गलत है। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है, ये भी क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा हमारा ठीक रहेगा। तो पहला और दूसरा हमारा ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। आगे देखते हैं। मार्क्सवाद दर्शन के अनुसार मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम सभ्यता अब आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये दोनों कथन उपयुक्त है, जबकि अन्य कथन असंगत है, जिनकी मार्क्सवाद से सैद्धांतिक सहमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? ठीक है, अभी कौन सी क्या है? आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो उद्धस्त आधुनिक काल की है, सुदामाचरित नहीं है, भ्रमरदूत है भाई, रास पंचाध्याय भी नहीं है। तो ए और 3, पहला और 1 और 3, यानी ए ऑप्शन अपना ठीक है। उद्धस्त तक 1929 जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का है काव्य। ये सुदामा चरित नरोत्तम दास का काव्य जो भक्तिकालीन रचना है, और रास पंचाध्याय अष्टचापी कवि नंददास की रचना है। अतः सुदामा चरित एवं रास पंचाध्याय आधुनिक काल की रचनाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग कविता की विशेषता। जो द्विवेदी युगीन कविता है उसकी विशेषता हमें बतानी है, कौन कौन सी है। तो श्रृंगार प्रियता नहीं है, इतिवृत्तात्मकता बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो ये तो कट हो गया पहला और दूसरा, पहला और 3, क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पे, तो इनमें 2 हैं। लाक्षणिकता नहीं है, प्रबंधात्मकता ये है भाई। तो 2 और 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है इतिवृत्तात्मकता एवं प्रबंधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकालीन की विशेषता है, एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। ठीक है, लाक्षणिकता किसकी है? छायावाद की है। श्रृंगार प्रियता किसकी है? रीतिकाल की विशेषता रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? ठीक है भाई, जो छायावाद की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं। झरना छायावाद की भाई, जयशंकर प्रसाद की है ये। पथिक ये नहीं है छायावाद की। मिलन ये भी नहीं है भाई छायावाद की। रश्मि ये, सॉरी भाई, हाँ ये है, रश्मि भी है, झरना भी है। पथिक और मिलन नहीं है छायावाद की, और हमें यही बताना था। तो अपना दूसरा 2 और 3 ठीक है, यानी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो मिलन 1917 एवं पथिक 1920 ईस्वी द्विवेदी युगीन कवि रामनरेश त्रिपाठी की कृतियाँ हैं। ठीक है, मिलन और पथिक किसके? रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। मिलन का प्रकाशन 1917 में हुआ था, पथिक का कब हुआ था? 1920 में। जबकि झरना 1918 की एवं रश्मि 1932 ईस्वी की छायावादी रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है
की कृति है, एम रश्मि महादेव वर्मा की कृति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हमारा 54वां भी। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास। आवारा मसीहा तो नहीं है भाई, ठीक है, तो एक तो वैसे भी कट हो गया, यानी दोनों कट हो गए। महाभोज ये भी नहीं है, यानी दो इसमें ये भी कट हो गया, तो तमस और झूठा सच जी, तो डी ऑप्शन अपना ठीक है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास तमस और झूठा सच है, जिसके लेखक क्रमशः भीषम साहनी है, तमस के, यशपाल झूठा सच के लेखक है, जबकि महाभोज उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थ चित्रण किया गया है, जो उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी का है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र चटर्जी की जीवनी है। अगला है क्वेश्चन, तमस उपन्यास के पात्र कौन हैं? जो तमस उपन्यास है इसके पात्र कौन है ये हमें बताना है। तो कनक है नहीं, रिचर्ड है और लीजा है, सेल्मा भी नहीं है भाई। तो 2 और 3, तो 2 और 3 सी में है भाई। तो रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र है, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी की पात्र हैं, ठीक है, जो 1961 ईस्वी की उपन्यास की पात्र है। कनक झूठा सच की पात्र है, जो 1958 में 1 भाग आया था, 1960 में 2 भाग आया था। अपने अपने अजनबी आगे का उपन्यास है। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, ठीक है भाई। कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी जी का नहीं है वो हमें बताना है। तो महाभोज मन्नू भंडारी का, आपका बंटी क्या है? मन्नू भंडारी का है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल नहीं है, जहाँ भी 1 है उसको काट दो और 2 है वहाँ पे काट दो, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, यानी सेलूस और बसंती ये मन्नू भंडारी के उपन्यास नहीं है भाई। तो सलेश और बसंती मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, सेल्सू शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। जो सेल्सू है वो किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। बसंती किसका है? भीषम साहनी का उपन्यास है। आपका बंटी है महाभोज मन्नू भंडारी के चर्चित उपन्यास रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह पूछा है दूधनाथ सिंह का भाई, तो वो हमें बताना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये इन्हीं का है। खाली घर ये इनका नहीं है। बसंत का एक दिन ये भी इनका नहीं है भाई। और एक है निष्कासन, ये भी दूधनाथ सिंह का ही है। तो पहला और चौथा, तो डी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। देखते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन दूधनाथ सिंह रचित कहानी संग्रह है, जबकि खाली घर 1969 एवं बसंत का एक दिन 1982 रामदृश्य मिश्र का कहानी संग्रह है, ठीक है भाई। खाली घर और बसंत का एक दिन किसका? रामदृश्य मिश्र जी का कहानी संग्रह है, ये है भाई। तो निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं ये हमें बताना है। तो देखते हैं, परजा ही रहने दो नहीं है, बिना दीवारों का घर है भाई, उत्तर उर्वशी नहीं है, नेपथ्य राग भी है। तो 2 और 4 यानी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, स्त्री नाटककारों की रचनाएं। तो देखते हैं, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का नाटक है भाई। अतः नेपथ्य राग मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार है, जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला का है। परजा ही रहने दो ये गिरिराज किशोर का नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्ति में से कौन सी है? ठीक है भाई, जो चंद्रगुप्त नाटक था उसमें जो चाणक्य की उक्तियां हैं, संवाद उक्तियां हैं, वो हमें बतानी है भाई कौन सी है। तो देखते हैं, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही
दिव्य जीवन है, नहीं भाई। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये है भाई, बिल्कुल है। तो जहाँ भी दो नहीं उसको काट दो, ये कट गया, औरों में दो है, यानी पहला और चौथा तो नहीं होगा, यानी पहला भी कट गया और चौथा भी कट गया। अगला है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता, ये भी है। तो 2 और 3 है, बस ये हमारा ठीक रहेगा। देखते हैं भाई आगे। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में प्रमुख पात्र चाणक्य का संवादोक्तियों में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, चाणक्य की है भाई। एवं महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य की कथन है, जबकि अन्य विकल्प चाणक्य के कथन से संबंधित नहीं है, ये अन्य पात्रों के कथन हैं, ये है भाई। तो देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं। तो देखते हैं। असीमता के लिए किस किस को नमन करूं, अंगद की नियति, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो देखते हैं, जो कुछ चंदन की कुछ कपूर की है, ये है विष्णु शास्त्री का निबंध। विष्णु शास्त्री का तो विद्यानिवास मिश्र जी का ये नहीं है। किस किस को नमन करूं, किस किस को नमन करूं, ये भी शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है। असीमता के लिए एम अंगद की नियति, ये किसका, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है, ठीक है। असीमता के लिए और अंगद की नियति, ये किसके है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, यानी पहला और तीसरा विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। एवं कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये किसने, विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह भाई। किस किस को नमन करूँ, ये शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है, जबकि असीमता के लिए एवं अंगद की नीति किसके, विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। अगला, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है, इनका जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो आज के अतीत ये नहीं है। तिरस्कृत है भाई, पानी बीच मीन प्यासी, जो पानी बीच मीन प्यासी है, ये भी दलित नहीं कथा, आत्मकथा नहीं है। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये भी दलित आत्मकथा है भाई। तो 2 और 4 जो नहीं है, सो ये वो बतानी है 1 और 3। तो 1 और 3 ये दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। तो देखते हैं, आज के अतीत एवं पानी बीच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म सहानी की आत्मकथा अतः पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरज चौहान की आत्मकथा अतः मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। अगला है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता बतानी है। जो प्रेम मार्गी सूफी काव्य है, इसकी विशेषता हमें बतानी है। तो देखते हैं भाई, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता हमें बतानी है। पहला और क्या था इसका, पहला और प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता। तो ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित कराना, बिल्कुल ठीक है। ये सूफी काव्य की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे नायक को ईश्वर के समक्ष, नहीं भाई नायक नहीं है यहाँ पे, नायिका को ईश्वर के समान माना है, तो 2 तो वैसे ही गलत हो गया। कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना नहीं भाई। तो पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो भाई बी ऑप्शन ठीक है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना शामिल है। तो ए और 3 ठीक रहेगा। जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समक्ष मानना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समक्ष मानने की परंपरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन का पात्र हमें बताना है कौन है। तो श्वेतांग नहीं, दंतुल है, अनुस्वार है, श्यामांग भी नहीं है। तो 2 और 3 क्या है, ये क्या आषाढ़ के एक दिन के पात्र रहेंगे भाई।
दंतुल और अनुस्वार। तो मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक कौन सा? आषाढ़ का एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वार है। दंतुल राजपुरुष है एवं अनुस्वार नाटक में अधिकारी है, जबकि सेवतांग एवं श्यामांग मोहन राकेश के ही नाटक लहरों के राजहंस के पात्र है भाई। सेवतांग नंद का प्रधान कर्मचारी है तथा विश्वास पात्र है, और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी है जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। अगला क्वेश्चन है भाई, जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी है, ये हमें बताना है। आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा नहीं है भाई ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य का मर्म, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। मध्यकालीन धर्म साधना, ये भी इनकी है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये इनकी नहीं है। तो 2 और 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, तो बी ऑप्शन ठीक है अपना। साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना कृति है। ठीक है, क्या भी भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है, आलोचनात्मक कृति है, और आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति रहेगी। अगला क्वेश्चन है 65वां, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? भाई छत्तीसगढ़ की रंग शैलियाँ पूछी है, कौन कौन सी है? तो ख्याल नहीं है, माच है, नाचा नहीं है, पडवानी है। ठीक है, पंडवानी है। तो 3 और 4 भाई नाचा और पंडवानी है, नाचा और पंडवानी है, माचा नहीं है, नाचा और पंडवानी है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नाचा और पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ है, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, और माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मेचली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। और पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान मिला था। तीजन बाई को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिला था। ठीक है, पंडवानी शैली के गायन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है तो करते हैं भाई। राजस्थानी मालवी 1 का 4। पश्चिमी हिंदी है भाई कन्नौजी। पूर्वी हिंदी है छत्तीसगढ़ी। बिहारी है भोजपुरी। तो 1 का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, और 3 का क्या था? 2 था, और 4 का 1 था, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। देखो यहाँ भी है राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, भोजपुरी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करो। भाई रचनाएं दे रखी है और उनके रचनाकारों के साथ उनको सुमेलित करना है, तो करते हैं। घनानंद वीरावारिस बोधा, ठीक है, जो घनानंद है वीरलीला है और बोधा की वीरावारिस है। सूदन की सुजान चरित्र भाई। पद्माकर की जगत विनोद। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। घनानंद वीरलीला, बोधा वीरावारिस, सूदन सुजान चरित्र, पद्माकर जगत विनोद भाई। अगला है, निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। वे नाटक दे रखे हैं, प्रतीकवादी नाटक है और उनको उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। विज्ञान गीता किसकी है? केशवदास की है। तो ए का 3 2 में है भाई, 2 ऑप्शन तो कट गए। ज्योत्सना है वो किसकी रहेगी? सुमित्रानंदन पंत की है शायद, देखते हैं भाई ऊपर, एक मिनट। देखो सुमित्रानंदन पंत की ना ज्योत्सना, तो ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत की होगी।
तो इसका ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ए का 3 विज्ञान गीता केशव, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत, नवरस सेठ गोविंदास, देव माया परपंच, ये देव की। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा भाई अपना। देखो यहाँ भी यही है, विज्ञान गीता केशवदास, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत, नवरस सेठ गोविंदास, देव माया परपंच, देव या देवदत्त कवि की। आगे सूची 1 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना। भी पत्रिकाएं दे रखी हैं और संपादक दे रखे हैं, उनका क्या करना, हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु जी की है, तो ए का 3 2 में है, तो डी और बी कट गया, ए और डी में है। तो हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप किसकी है, हिंदी बालकृष्ण भट्ट की है, तो भाई बी का 4 सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ब्राह्मण किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है, और सदादर्श ये लाला निवास दास की रहेगी, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। यहाँ देखते हैं, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, ब्राह्मण किसके, प्रताप नारायण सिंह की है, सदादर्श किसके है, लाला श्रीनिवास दास की रहेगी भाई। आगे निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के अनुसार सुमेलित करना है। आचार्य दे रखे हैं और कालखंड के अनुसार हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, मम्मट छठी सदी का मध्यकाल, जो मम्मट है मम्मट है वो 11वीं सदी का उत्तरार्ध है भाई, 11वीं सदी का उत्तरार्ध मम्मट। जो भामा है वो 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकुक है 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ है 14वीं सदी का भी। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 डी ऑप्शन में है बस ओनली, और बी का 4 ठीक है, सी का 2 और डी का 1, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पे, मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भामा 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकुक 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ 14वीं सदी में। आगे निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे यहीं से देख लेते हैं, ये से यहीं पे पूरा ले लेते हैं, इसको नहीं आ रहा अभी पूरा, एक मिनट, चलो देखते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। वर्ण विषय और उपन्यास, उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का वर्ण किसमें है, समय सरगम में है। ठीक है, उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का वर्ण किसमें हुआ, समय सरगम उपन्यास में हुआ है। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण नाचो बहुत गोपाला में है भाई। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण मैया दास की माड़ी में हुआ है भाई। ठीक है, पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण प्रतिपरी कथा में है। अभी पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किसमें हुआ, प्रतिपरी कथा में हुआ है। समय सरगम किसका है, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाला अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मैया दास की माड़ी विषम सहानी का उपन्यास है, और प्रतिपरी कथा फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास रहेगा। आगे हैं, कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए भाई। तो भाई मैं साथ साथ इसलिए ये करवा रही हूँ क्योंकि अपना ज़्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि भाई काफ़ी लंबी क्लास हो गई है अपनी, और अभी हम अपने 72वें क्वेश्चन पे आए हैं, यानी अपने 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन के आसपास अपने रहते हैं। तो कहानियों का वर्ण विषय, तो वापसी, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता, तीसरी कसम आंचलिक तत्व है, मर्यादा दर्पण नारी स्वतंत्र है, परमात्मा का कुत्ता नगरीय जीवन की त्रासदी है भाई। तो वापसी किसकी है, उषा प्रियवदा की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की है। माया दर्पण कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना, तो देखते हैं। अलमा कबूतरी, जो अलमा कबूतरी है
वो मैत्री पुष्पा की है भाई, ठीक है। और जो छिन्नमस्ता ये प्रभा खेतान की है, ठीक है। छिन्नमस्ता किसके? प्रभा खेतान की। तो ए का 1 और बी का 4, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सूखते चिनार, जो सूखते चिनार ये मधु कांकरिया की है। और पारिजात ये किसकी है? नासिरा शर्मा की है। तो यहाँ पर देखते हैं अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा, छिन्नमस्ता प्रभा खेतान, सूखते चिनार मधु कांकरिया, पारिजात नासिरा शर्मा। आगे है अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनके प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं भाई, देखते हैं। युत्सु ये था सत्याग्रही, क्या था? सत्याग्रही। तो ए का 3, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। क्या है? सी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे है भाई अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक, क्या है? पाशविक प्रतिहिंसक है ये। तो 2 का ए हो गया, 1 ठीक है। संजय, जो संजय है ये कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है, तो 3 का 4 हो गया। विदुर संशयग्रस्त है, जो विदुर क्या है? संशयग्रस्त है भाई, तो 4 का 2 हो गया। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो देखते हैं युत्सु सत्याग्रही है, अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक है, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है, विदुर क्या है? संशयग्रस्त है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के साथ क्या करना? हमको सुमेलित करना है। तो लोकायतन 1964 में, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की है भाई ये। तो ए का 2 इसमें देखते हैं, 2 ऑप्शन में, इसलिए दोनों कट गए, ठीक है। 2 कट गए हैं। और आंसू 1935 का है, ए का 2, तो ए ऑप्शन अपना बी ठीक है। भारत भारती 1912 का है, ठीक है। 3 का 4 ये भी ठीक है। चित्रलेखा 1925 का है भाई, 4 का 1। तो देखो लोकायतन 1964 सुमित्रानंदन पंत की है, आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की, भारत भारती 1912 मैथिली सेनगुप्त जी की है, चित्रलेखा 1935 राम कुमार वर्मा की है भी ये चित्ररेखा। आगे है निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो करते हैं। पहली प्राकृत आएगी, फिर शौरसैनी आएगी भाई, फिर पूर्वी हिंदी आएगी और लास्ट में वर्तमान आएगी। तो देखते हैं 1 मिनट भाई, क्या कर दिया मैंने, रुको। पहले प्राकृत हिंदी यानी पहले नंबर पे 2 आएगी, तो 2 तो 1 में ही है, बी में, इसलिए बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर शौरसैनी आएगी यानी वर्तमान हिंदी सबसे बाद में आएगी, 3 बाद में आएगा, पूर्वी हिंदी से पहले आएगी, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो देखो ये रहा यहाँ पर पहली प्राकृत, शौरसैनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। पहली प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। शौरसैनी हिंदी में ब्रज, बुदेली, कन्नौजी, कोरवी, हरियाणवी बोली आती है, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। वर्तमान हिंदी के अंतर्गत आजकल बोली जाने वाली हिंदी है, जिसमें विभिन्न भाषा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश के शब्दों के साथ साथ हिंदी की अपनी परंपरा से प्राप्त शब्दों के अद्भुत भंडार की राशि भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है भाई 77वां, रघुवीर सहाय के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले तो आत्महत्या के विरुद्ध आएगा भी, बिल्कुल ठीक है। इसमें आत्महत्या के विरुद्ध 2 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन ठीक है। फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है। लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो देखते हैं रघुवीर सहाय के कविता निबंध है, ये कविता संग्रह है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। तो देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो पहले आएगा भाई हमारा एक टोकरी भर मिट्टी,
ठीक है, सबसे पहली कहानी यही है, एक टोकरी भर मिट्टी, तो 3 ठीक है। फिर है उसके बाद प्लेग की चुड़ैल, फिर धुलाई वाली, फिर 11 बरस का समय, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो देखते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे 1901 में, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902, 11 बरस का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, धुलाई वाली बंग महिला 1907 में। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन 1901 में हुआ था, प्लेग की चुड़ैल का 1902 में हुआ था, 11 वर्ष का समय 1903 में हुआ था, धुलाई वाली 1907 में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। कविता संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई पहले है परिमल, लहर, ग्राम्या और दीपशिखा, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। परिमल 1930 निराला की है, लहर 1935 प्रसाद की है, ग्राम्या 1940 पंत जी के, दीपशिखा 1942 महादेवी की है। आगे है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम हमें बताना है। तो जो हमारे रोल सबसे पहले आएंगे कोलरिज, ठीक है, कोलरिज के बाद आएगा फर्डिनांड द सासुर, पहले 3 यही ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है भाई। नीचे देखते हैं, सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 में, फर्डिनांड द सासुर 1857 में, आई.ए. रिचर्ड 1893 में, रोला बार्ट 1915 में भी। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा वामा शिक्षक, ठीक है, फिर है भाई पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, फिर वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग पूछा है। देवरानी जेठानी की कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1870 में भाई, और गौरी दत्त की है ये। वामा शिक्षक 1872 में प्रकाशित हुआ था, ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय का है। भाग्यवती 1877 का है, श्रद्धाराम फिल्लोरी का है। निसहाय हिंदू 1890 का और राधा कृष्ण दास का, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम बताइए। भाई मैंने अंधा युग के क्रम काफ़ी बार लिखवाए हैं आपको, ठीक है, इसमें सही क्या हमें अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौरव नगरी आएगी, ठीक है, कौरव नगरी आएगी, उसके बाद आएगा पशु का उदय, यानी पहला तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा। तो पहला तीसरा दूसरा चौथा पाँचवा, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है भाई, देखो इसके पाँचों इसके क्रम बता रखे हैं सारे। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग 1955 में तो प्रकाशित हुआ था, और ये क्या था? गीति नाट्य था, ठीक है, और ये 5 अंकों में है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है कितने अंकों में, तो 5 अंकों में है। पहले कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ठीक है, गांधारी का श्राप, और तीसरे और चौथे के बीच में क्या आता है? अंतराल आता है, और अंतराल के बीच में आते हैं पंख पहिए और पटिया। अंतराल के अंतर्गत आता है पंख पहिए और पटिया, ठीक है। गांधारी का श्राप है, विजय एक कर्मिक आत्महत्या, ये ठीक है, ये आएगा। फिर इसके बाद समापन में आएगा प्रभु की मृत्यु। 83वां है भाई, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले आएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नलिनी विलोचन शर्मा, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, नंद दुलारे वाजपेयी का 1906 में हुआ था, रामविलास शर्मा का 1912 में हुआ था भाई, नलिनी विलोचन शर्मा का 1916 में जन्म हुआ था। आगे है, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नामवर सिंह की क्या है? ये कृतियां हैं, और इसके प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग इसको सही अनुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो हम सीधे इसको देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग कब 1952 में प्रकाशित हुई थी? सबसे पहले यही आएगी,
ठीक है। छायावाद 1955 में, कविता के नए प्रतिमान 1968 में, दूसरी परंपरा की खोज 1982 में। तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन है भाई अपना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। पहले आएगा राजा निर्बसिया, फिर एक और जिंदगी, फिर यही सच है, फिर वांगचू। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्रकाशन देखते हैं इसका। कहानियां हैं ये। राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और कमलेश्वर की कहानी है भाई। एक और जिंदगी 1961 में प्रकाशित हुई थी, मोहन राकेश की कहानी है। यही सच्चा 1966 में प्रकाशित हुई थी और मन्नू भंडारी जी की कहानी है। वांगचू 1978 में प्रकाशित हुई थी और भीष्म साहनी की ये कहानी रहेगी। आगे भाई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। स्थापना है, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। ठीक है, साहित्य में क्या है? लोक ही प्रमाण है। ठीक है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। ये क्या है? गलत है। एक गलत है किंतु कथन दो क्या है? एक तो सत्य सॉरी और दो क्या है? गलत है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये रहा 87वां। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। जब केवल आता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए क्या है? ये गलत है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं करती। ये भी क्या है? गलत है। दोनों ही क्या है? गलत है। ए और दो, पहला और दूसरा दोनों गलत है। कथन। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति काव्यवृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन। बिल्कुल ठीक है भाई ये, इसलिए उसका पूर्वास्वाद उज्ज्वल रस में होता है। ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। गलत है भाई। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। ये भी क्या है? गलत है। ए और दो दोनों ही गलत है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता। ये क्या है? गलत है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य। ये ठीक है। ए गलत है और आर सही है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई क्या है? एक अवतरण दे रखा है, यानी एक गद्यांश दे रखा है और उसको पढ़ के हमें अपने क्वेश्चन करने हैं। तो पढ़ते हैं अवतरण को। काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है। अलंकार उसके भरा स्वरूप है। दोनों में कल्पना का काम पड़ता है। जिस प्रकार विभाव अनुभाव में हम उसका प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी। जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा करने वालों जो विभावन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य वही है। क्या भाई? विभावन व्यापार है वो ही क्या है? कल्पना का प्रधान कार्य है। पर वहाँ उसे अनुभूति एवं एकात्मिकता वृत्ति के आदेश पर कार्य करना पड़ता है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, दास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। ठीक है, ये अपना उद्धरण हो गया या अवतरण हो गया। तो उक्त अवतरण में पहला क्वेश्चन 91 में स्थापित किया गया है कि, तो इस अवतरण में क्या स्थापित किया गया ये हमें बताना है।
कि कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। ये ठीक है। देखो, उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है कि कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। यही क्या है? ठीक है भाई। अगला है, उक्त अवतरण में ध्वनित होता है कि लेखक अनुभवीवादी है, अलंकारवादी है, रसवादी है या कलावादी है। तो लेखक क्या है? रसवादी है भाई। उक्त अवतरण से ध्वनिगत होता है कि लेखक रसवादी है, क्योंकि गद्यांश में बताया गया है कि काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है। रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरता है। अगला क्वेश्चन है, उक्त अवतरण के मुख्य रूप से विभावन व्यापार के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो उक्त अवतरण के में मुख्य रूप से कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, क्योंकि बताया गया है कि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, अतः तब उसके संयोजक में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान होता है। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभाजन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य वही है। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। उसे ऐसा स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हार, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता का अनुभव करेंगे वाक्य में भाई। तो प्राक्रांत से स्थायी भाव की व्याख्या की गई है। प्राक्रांत प्रकार अंतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। प्रकार अंतर से कवि कर्म की तुरहत्ता बताई गई है। प्राक अंतर से, ठीक है, श्रोता के दायित्व की ओर संकेत किया गया है। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं कि जिनके द्वारा रति, हार, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। वाक्य में प्राकांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई इसका। आगे है क्वेश्चन, अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को, उसके विषय को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में है भाई, लोक हृदय की व्यापकता की ओर संकेत किया, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखो, अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तो तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूप को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। फिर एक और अवतरण आ गया भाई, ठीक है, ये और करते हैं। आप सभी को पता है 2 अवतरण आते हैं, यानी 2 गद्यांश आते हैं 5-5 नंबर के। साहित्य का मूल स्रोत होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन के दुख सुख, आशा आकांक्षा, उत्थान पतन की ही अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होती है। मनुष्य का व्यक्ति जीवन समष्टि जीवन द्वारा सीमाबद्ध है। मनुष्य की विशिष्ट सत्ता के साथ समष्टि का किस प्रकार संघर्ष एवं द्वंद्व चलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके सामाजिक जीवन में किस रूपांतरण होता रहता है, यह बात अतीत काल के साहित्य समालोचन में विशिष्ट रूप से नहीं पाई जाती। मनुष्य की सामाजिक परिस्थितियां एवं उसके वशिष्ठ जीवन के साथ समष्टि के संघर्ष और उसके मन के ऊपर इन सब की प्रतिक्रियाओं की परीक्षा करने के कारण ही आधुनिक साहित्य भाव प्रधान न होकर बहुत कुछ वस्तु प्रधान बन गया। ठीक है, समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उनका प्रभाव मानव मन पर भी पड़े बिना नहीं रहता। मनुष्य के मन का यह परिवर्तन जब साहित्य में प्रतिफलित होता है तभी साहित्य में चैतन्य की सृष्टि होती है और वह सबके लिए उपभोग बन जाता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। मानव मन को प्रभावित करके उसके जीवन को सभी दिशाओं में प्रगतिशील बनाने में ही साहित्य की चरम सार्थकता है। युग युग में साहित्य जो लक्ष्य मनुष्य के मन प्राण को प्रभावित करता है, यही उसकी लोकप्रियता का मूल कारण है भाई। साहित्य की श्रेष्ठता का उसके मूल्य एवं महत्व का एक ही मानदंड हो सकता है और वह मानदंड यही है कि जातीय जीवन के साथ अखिल शक्ति की प्राणधारा के साथ उसका निर्विड संयोग है या नहीं भाई। अब इसके क्वेश्चन करते हैं भाई।
उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य का विशिष्ट जीवन समष्टि जीवन से संबंधित नहीं होता। बी है, अतीत काल की समालोचना में विशिष्ट और समष्टि के बीच संघर्ष के रूपांतर की विशेष चर्चा पाई जाती है। साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। साहित्य मानव जीवन के सुख दुख के से निरपेक्ष रहता है। तो देखते हैं क्या है। तो सी इसका ऑप्शन ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदायों पर प्रभाव। यह कथन बिल्कुल गलत है और सभी क्या थे ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य श्रेष्ठता का क्या मानदंड है? ठीक है, तो क्या मानदंड है भाई? जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राण धारा से निविड़ संयोग। ये लास्ट की लाइन है बिल्कुल। तभी उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का मान जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राण धारा से निविड़ संयोग है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण क्या है? जीवन को प्रगतिशील बनाना, यही है भाई। ठीक है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जीवन को प्रगतिशील बनाने का सर्वाधिक सार्थक कारण है। ठीक है, अन्य विकल्प क्या है? गलत है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जातीय जीवन के साथ गहरी समता श्रेष्ठ साहित्य का मानदंड है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन मानव जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके विशिष्ट जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता। ये क्या है? गलत है। मानव जीवन साहित्य का मूल स्रोत है। ये भी क्या है? ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 16वां क्वेश्चन। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण क्या है? साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण पूछा भी। तो लाखों लाख मनुष्य की चेतना पर प्रभाव, ये साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। इसी से मुझको पता चलता भी आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं भाई। और मेरी क्लास और मेरा चैनल बिल्कुल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।